तुम लोगों को बताएंगे यूरिन एग्जामिनेशन। 3-4 एग्जामिनेशन हम लोगों को पढ़ने हैं, एक यूरिन एग्जामिनेशन, एक स्टूल एग्जामिनेशन और एक सीमन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 3-4 यूरिन एग्जामिनेशन या सीमन एग्जामिनेशन या स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ोगे, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस है। छोटे वे में अगर देखा जाए तो यूरिन एग्जामिनेशन, उसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रो। लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसकी कम से कम अपनी 5-6 क्लासेस होंगी सिर्फ यूरिन एग्जामिनेशन की। 2-3 क्लासों में कम से कम आपका सीमन एग्जामिनेशन होगा, 2-3 क्लासेस में स्टूल एग्जामिनेशन होगा। अभी 7-8-10 दिन में यही कंप्लीट करवाएंगे, लगेगा तो 2 क्लासेस ले लेंगे और एक टाइम पे यूरिन और एक टाइम पे सीमन या वो आपका स्टूल एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा देंगे। यूरिन एग्जामिनेशन अभी तक तुम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ था, शायद पढ़ा हुआ है पहले से कि यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है। अगर लेकिन इसको प्रॉपर वे में प्रॉपर लाइन से समझा जाए तो फिर ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है ना। सिर्फ यूरिन का एग्जामिनेशन करना, टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर आप उसमें देखोगे लैब में तो सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है वो यूरिन एग्जामिनेशन का ही है। सबसे ज्यादा घृणा इंसान को यूरिन एग्जामिनेशन करने में आती है, कहीं बदबू आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, यूरिन हम कैसे करें। जबकि सबसे बेसिक और सबसे टफ अगर टेस्ट कोई देखा जाए तो यूरिन एग्जामिनेशन ही होता है। इसमें आपको फिजिकली भी देखना है, उसको माइक्रोस्कोपिकली भी देखना है और केमिकली भी देखना है। तीनों तरीके से आपको उसको समझना है। नॉर्मल भी देखना है और एबनॉर्मल भी देखना है। ये डिसाइड आपको करना है कि ये नॉर्मल है और एबनॉर्मल है। तो यूरिन के साथ इतने जल्दी समझौता नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा उसको समझना, उसको प्रॉपर। अब चूंकि यूरिन है और प्लेन कंटेनर में इसके सैंपल लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम उसके प्रिजर्वेशन की भी आ जाती है। उसकी कितनी देर तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कितनी देर तक वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में, ये भी समस्या आ जाती है। इन सभी चीजों को, उसके टाइप, उसके प्रकार कितने हैं, उसके जो भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, क्या उसमें डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, किस तरीके से उसकी स्टडी की जाती है, किस तरीके से उसका सैंपल लिया जाता है, किस तरीके से पेशेंट को सैंपल लेने के लिए गाइडलाइन दी जाती है और किस तरीके से हम उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास पे आएंगे तो फिर हम समझेंगे कि फिजिकल सेपरेट, केमिकल सेपरेट और माइक्रोस्कोपिक सेपरेट। इसके अलावा उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन हमें करना होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे बेसिकली यूरिन होता क्या है, यूरिन किस तरीके से हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट करो बेटा। नहीं हो रही है क्या? क्या ये कौन सा बटन दबा रही थी? चलो, यूरिन होता क्या है सबसे पहले तो ये समझो। तो इट इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज कैरिंग द वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट हैं जो ब्लड में फ्लो हो रहे हैं। अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग जो काम कर रहे हैं उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ वेस्ट निकल रहा है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो, तो हमारे पास एक लास्ट का जो प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगी? सब। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी छिलके निकले होंगे, कहीं और वेस्ट निकला होगा, कहीं प्याज के छिलके, कहीं इसके उसके, सब दुनिया भर की चीज है, पॉलीथिन वॉलीथिन सब निकली होगी। सब साफ कर दिया और हमारे पास पे बस्ती क्या है? बढ़िया तैयार होके धनिया वनिया भुरक के सब्जी बस्ती है। होता है ना ऐसा? ऐसे ही होता है। वैसे ही शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उन सबके जो काम चल रहा है एक अपना सेपरेट, ब्लड फ्लो हो रहा है, सब चीजें, लेकिन वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को शरीर से बाहर। अब ऐसा तो नहीं है जो वेस्ट सब्जी बनाने के बाद निकलता है हम उसको किचन में ही रखते हैं, ऐसा नहीं होता ना, तुरंत उसको डस्टबिन में फेंका, डस्टबिन को बांध के बाहर फेंक दिया। समझ आई बात? लेकिन अगर मुझे ये देखना होगा, जैसे मैं पड़ोसी हूं तुम्हारा, और मुझे अगर ये देखना होगा कि आज इनके यहाँ काय की सब्जी बनी, तो मैं क्या करूंगा? वेस्ट देखूंगा मैं कि इसमें आलू के छिलके होंगे, टमाटर के छिलके होंगे, मटर के छिलके होंगे, प्याज के छिलके होंगे, तो हम समझ जाएंगे इनके आलू मटर टमाटर की सब्जी बनी है।
ऐसा समझ आ जाएगा ना। शरीर के जब वेस्ट निकलते हैं तो उससे शरीर के अंदर की हरकतें पता चलती हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये उससे पता चल रहा है कि शरीर में जो वेस्ट बाहर आ रहा है, तो उससे समझ आ जाता है कि यहां पे ये चीज चल रही है, ये प्रॉब्लम है। तो वो हम शरीर के वेस्ट से, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, और जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनसे हम पता करते हैं कि क्या शरीर में घटनाएं घट रही हैं। समझे? तो यूरिन एक किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट एक सब्सटेंसेस होता है जिसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, उसमें वेस्ट पदार्थ भी होते हैं, शरीर के अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगर यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाए कि यूरिन को एग्जामिन करना है हमें, तो उन्हें 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे? तो सबसे पहले होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई भी चीज को सबसे पहले हम देखते हैं। फिजिकल एग्जाम, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, बीमार था, तो सबसे पहले उसको डॉक्टर देखेगा कि ये चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, इसका टेम्परेचर चेक करेगा, उसकी आंखें चेक करेगा, उसके हाव भाव चेक करेगा। तो वो एक तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इन द सेंस हमने देखा और ऑब्जर्व किया और बताया कि ये रिजल्ट, उसके आधार पे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन यानी देख के सिर्फ बताया। यूरिन को हम लगभग 30 से 40% देख के ही बता देते हैं कि कितनी एबनॉर्मलिटीज है, सिर्फ देख के। पेशेंट को एक कंटेनर दिया कि इसमें लगभग 25 से 30 ml आप यूरिन दे देना, पेशेंट 5 ही ml यूरिन लेके आ पाया। फिर उससे पूछा कि भैया यूरिन, बोले यूरिन आ ही नहीं रहा है। एक ये चीज पता चल गई। उसका कलर हम देख पाए, उसका कलर देखा यूरिन का कि एक्चुअल उसका यूरिन का कलर जो नॉर्मल कलर है वैसा है कि नहीं है। पता चला यूरिन का कलर काला है, पता चला यूरिन का कलर लाल है, यूरिन का कलर सफेद है। तो ये भी एक सिम्टम्स होते हैं, ये साइन है, एक तरीके के आपको निर्देश है कि ये अगर इस तरीके के कलर का हो रहा है तो फिर आपके इस प्रकार की घटनाएं आपके शरीर में हो जाए। जैसे काला तो ब्लड आ रहा है, लाल तो ब्लड आ रहा है, सफेद तो बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर आ रही है। इस तरीके से बहुत ज्यादा पीला हो जाता है तो उसमें पीलिया विलिया वाली शिकायतें हो जाती हैं। इस सब से पता चलता है। तो यूरिन को हम लगभग 30 से 40% जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हम किसके माध्यम से करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। सीधा फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से हम बताते हैं कि यूरिन इस तरह। देन आता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। दोनों तरीके के केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं, एक नॉर्मल यूरिन के भी होते हैं और एबनॉर्मल यूरिन के भी होते हैं। जिसमें नॉर्मल यूरिन में हम ये देखेंगे, नॉर्मल एग्जामिनेशन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनिया, इस तरीके के सब्सटेंस क्या निकल रहे हैं। अगर एक लिमिट में निकल रहे हैं, ये चीजें निकलती हैं यूरिन से, लेकिन एक बंधित मात्रा में निकलती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटीज में ही ये बाहर आती है। लेकिन अगर उस फिक्स्ड क्वांटिटी से इनकी ज्यादा है, अगर इनकी मात्रा ज्यादा है, तो फिर वो किसी बीमारी का सिम्टम्स या साइन हो सकता है। ये इस तरीके के प्रोडक्ट कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी बॉडी से बाहर आते हैं यूरिन के माध्यम से, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन इत्यादि पदार्थ जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इन सब का हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है केमिकल तरीके से, केमिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। इसको सेपरेट पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन सेपरेट पढ़ेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन सेपरेट पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी सेपरेट पढ़ेंगे। फिर आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम वो चीजें देखते हैं जिनको ना तो हम फिजिकली देख सकते हैं ना केमिकली देख सकते हैं। ऐसी चीजें जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो बहुत ही निम्न है, जिनको हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजों को हम किसके माध्यम से देखते हैं? माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। और माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी क्या है। समझ आई बात? कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, किस हद तक ये नुकसान दे सकती हैं और कितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी जो है वो रिलीज हो रही है शरीर से। तो ये सब हम किस माध्यम से देखेंगे?
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के माध्यम से देखेंगे। समझ आ गई बात? तो तीनों चीजें क्लियर हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। जब भी कभी भी आपके पास पेपर में लिखने के लिए आता है यूरिन एग्जामिनेशन, चाहे आप एसजीयू के स्टूडेंट हो चाहे एमपीएमएसयू के स्टूडेंट हो, सबसे पहले यूरिन के बारे में लिख दो। नहीं सोई थी बेटा रात में? तुम तो सो गई थी, सो गई थी। तुम्हें सर की कथा इतनी पसंद आई का? नींद ही आ गई तुम्हें? पूजा पानी पिला दो बेचारी को। नींद आ रही क्या? रात में जगी थी? हैं मोबाइल चलाती नहीं होगी, गधी कहीं की। चलो और किसी को आ रही है नींद? खाना ज्यादा खा लिया क्या? चावल खाए हैं क्या? खाना नहीं खाया? लंच कर लिया? तभी तो नींद आ रही है। चावल खाए थे? क्या खाया? 10 मिनट। तो इस तरीके से तीनों चीजें। अब देखो नेक्स्ट चीज समझो, कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। अब नॉर्मल यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? नॉर्मल यूरिन में क्या चीजें होती है? जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल यूरिन और एबनॉर्मल यूरिन, तो अब इनमें क्या चीज है? जैसे इसमें क्वांटिटीज लिखी हुई है, मैंने क्वांटिटीज लिखी हुई है, तो अगर इस क्वांटिटीज में चीजें प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाया? अगर इससे है भी गया तो एबनॉर्मल समझने की जरूरत तो नहीं है, हमें नॉर्मल समझने की जरूरत। कंपोज्ड ऑफ 90 to 95% वाटर, अगर 90 से 95% उसमें क्या है? 5 से 10% सॉलिड्स हैं, विच मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रकार के हो सकते हैं, यह कहलाता है नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन में इस तरीके का कॉम्पोजिशन होगा। इसके अलावा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम, बेटा हल्का सा उसको प्रोजेक्टर को ऐसा साइड कर देना, हल्का सा कर दो, हल्का सा प्रोजेक्टर को हल्का सा खिसका दो। हाँ और खिसकाओ, बस। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें सोडियम 3 से 4 ग्राम पर डे निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पोटेशियम 1.5 से 2 ग्राम पर डे निकलेगा, नॉर्मल है। क्लोराइड्स 9 से 16 ग्राम पर डे निकलेगा, नॉर्मल है। कैल्शियम 0.1 to 3.5 ग्राम पर डे निकलेगा, नॉर्मल है। ऐसे ही फॉस्फेट्स 1 to 1.5 ग्राम, सल्फेट 0.7 to 3.5 ग्राम पर डे, ये निकलेगा इनऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक कौन कौन से? ऑर्गेनिक में क्या क्या निकलेगा? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और हाइप्यूरिक, ये निकलेंगे। ये इनकी नॉर्मल क्वांटिटीज लिखी हुई है। अगर इस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है तो फिर ये नॉर्मल क्वांटिटीज में आते हैं। ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अरे गधे ये प्रोटीन ही होते हैं बता रहा हूं, रुक जा। वो जो चीजें बताई हैं जो पहले, और वो प्रोटीन कहलाते हैं, वो सब प्रोटीन होते हैं। लेकिन देखो इसलिए अब एक गधे ने बात उखाड़ दी, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखा है, नोट डाल के, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन आर कॉल्ड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। बाकी सब प्रोटीन होते हैं, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। अगर आपको सीधा लिखा हुआ आ जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में NPN, सीधा अब यहां पे तितलियां उड़ जाती हैं, हवाइयां उड़ जाती हैं देख के कि अब ये पता नहीं क्या है। गूगल पे भी सर्च मारोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करो बेटा। कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलेक्शन कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर मोस्ट ऑफ द रूटीन इन्वेस्टिगेशन फ्रेश एंड मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन ऑफ 10 to 12 ml इन अ क्लीन ड्राई बाइल इज एडिक्वेट। एक नॉर्मल टेस्टिंग के लिए हमें पेशेंट को नॉर्मल यूरिन लेना पड़ता है, फ्रेश
और मिड स्ट्रीम वाला पार्ट मतलब ना शुरू का पार्ट और ना अंत का पार्ट, बीच वाला यूरिन जो होता है, जैसे ही पेशेंट ने यूरिन रिलीज करना शुरू किया वो वाला पार्ट नहीं, थोड़ा सा रिलीज किया उसके बाद कंटेनर को फिल करना होता है यूरिन से और लास्ट वाला पार्ट नहीं लिया जाता है। देन टाइप्स ऑफ यूरिन कलेक्शन, दूसरा पॉइंट क्या है, कंटेनर शुड बी फ्री ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड प्रॉपर्ली लेबल्ड। कंटेनर जो होता है जिसमें यूरिन ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन, उतने में ही सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर उसमें कोई भी ग्रोथ हो रही होगी उसमें सब चीजें बिगड़। टाइप्स ऑफ यूरिन कलेक्शन, अर्ली मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल जो लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन और फास्टिंग यूरिन शुगर। अगर सुबह सुबह जो पेशेंट हम कलेक्ट करवा रहे हैं तो वो दो पर्पज से होता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए और फास्टिंग यानी खाली पेट वाली शुगर के लिए किया जाता है। देन रैंडम यूरिन सैंपल, रैंडम यूरिन सैंपल कब लिया जाता है, कलेक्टेड एनी टाइम, रैंडम किसी भी, अभी बोल दिया कि तुम मेरे पास आए, मैंने कहा रैंडम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक करवाओ, तो रैंडम में कभी भी सब चीजें मिक्स हो जाती है, खाने के बाद की भी खाली पेट वाली जितनी जो होती है सब रहती है उसमें। समझ आई बात, तो ये हो गया। नेक्स्ट करो बेटा। फिर आता है एक 24 आवर्स यूरिन सैंपल, 24 घंटे तक यूरिन सैंपल किया जाता है पेशेंट का, यूरिन कलेक्ट किया जाता है। किस कंडीशन में किया जाता है, जब डिटेक्शन ऑफ 24 आवर्स प्रोटीन, जब 24 घंटे में एक पेशेंट की बॉडी से 24 घंटे में कितना प्रोटीन रिलीज हुआ है इसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। हार्मोन्स एस्टिमेशन, 24 घंटे में एक पेशेंट की बॉडी से कितने हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, जब इनको आइडेंटिफाई करना हो तब किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी बैक्टीरिया वायरस से शरीर से रिलीज हो रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए 24 घंटे का यूरिन लिया जाता है। देन आता है मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है, ताकि क्या होता है कि जब यूरिन प्रेशर से आ रहा है तो शुरुआत में वो चीजें नहीं आती हैं जो यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, वो बीच में आना शुरू होती हैं, शुरू में नहीं आती है, वो बीच में आना शुरू होती है, इसलिए मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है। कैथेटर स्पेसिमेन, कैथेटर जानते हो, जब कोई पेशेंट ऐसा हो जिसका यूरिन रिलीज ना हो रहा हो, यूरिन नहीं आ रहा हो, तो फिर एक पाइप डाला जाता है और पाइप के माध्यम से लिया जाता है यूरिन, कैथेटर बोलते हैं जिसको। यूरिन टेक बाय कैथेटर इन प्रोसेस वेयर यूरिन कलेक्शन इज डिफिकल्ट। ये दो कंडीशन में, जब पेशेंट का कैथेटर डला हुआ हो या तो वो यूरिन रिलीज करने में उसको प्रॉब्लम हो रही हो तो कैथेटर डाला जाता है, यूरिन ना निकाल पा रहा हो, वो यूरिन आ ही ना रहा हो तो कैथेटर डाला, और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। फास्टिंग यूरिन सैंपल, फास्टिंग यूरिन सैंपल होता है वो काय के लिए लिया जाता है, फॉर फास्टिंग यूरिन शुगर। नेक्स्ट करो। पोस्ट प्रेंडिकल यूरिन सैंपल, ये खाना खाने के बाद वाला कहलाता है, ये खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ये सैंपल लिया जाता है और यूरिन शुगर के लिए लिया जाता है। फिर सुप्राप्यूबिक स्पेसिमेन, अ लॉन्ग निडल, ये कब कंडीशन बनती है, जब कैथेटर से भी यूरिन ना आ रहा हो तो उसके ब्लैडर में एक लंबी निडल के माध्यम से ब्लैडर में सिरिंज घोप के और उससे यूरिन निकाला जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। अ लॉन्ग निडल इज पंचर्ड टू द सुप्राप्यूबिक नोच एंड यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में ही सीधा एक सिरिंज डाल के उससे यूरिन निकाला जाता है। नेक्स्ट करो। प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल क्या होता है, all sample for routine examination should be examined while fresh. In case of delay, urine should be preserved by some method for prevent of contamination and chemical changes. अगर बहुत ज्यादा समय तक यूरिन रखा हुआ होता है और अगर उसको डिले हो रहा हो, हम उसकी टेस्टिंग ना कर पा रहे हो, तो फिर उसको क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है ताकि वो खराब ना हो जाए। किन किन मेथड से, फॉर्मेलिन से 2 से 3 ड्रॉप फॉर्मेलिन का यूज कर सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड से और टोलिन से, और रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। थाइमोल में भी हम उसको रख सकते, थाइमोल डालते हैं उसमें, थोड़ा सा थाइमोल डालते हैं तो फिर वो क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं 5 ml पर 100 ml यूरिन में। नेक्स्ट करो बेटा। इस तरीके से ये चीजें हो, इसको अभी अपन फिर से रिवीजन में लेंगे ये करके, और फिर नेक्स्ट अपना क्या करेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, अभी बच्चों का प्रैक्टिकल है तो इसलिए अपन आज यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।